जरा सोचिए कि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास अब कोई राइट्स नहीं बचे हैं। आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। अखबारों में अब वही छपेगा जो सरकार चाहेगी और पुलिस किसी को भी बिना वारंट के जेल में डाल सकती है। ये सुनने में काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडिया की हिस्ट्री का वो सच है जिसे हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तंत्र के लिए खौफनाक सपने जैसे काले अध्याय, काला दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। जून 1975 की वो रात जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदल दिया, एक डिक्टेटरशिप तैयार हो गई। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम किसी छोटे मोटे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सफर करेंगे उस दौर का जिसने भारत की राजनीति की नींव हिला दी। हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बनने की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की और उस खौफनाक दौर की जिसमें लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। आज की ये वीडियो आपको इमरजेंसी के हर उस पहलू से रूबरू कराएगी जिसे शायद ही आपने पहले कभी इतनी गहराई से सुना हो। चैप्टर 1, द राइज ऑफ इंदिरा गांधी। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से और इनके आखिरी सालों में लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद कांग्रेस के अंदर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। एक तरफ थे मोरारजी देसाई जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता और दूसरी तरफ थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लगा कि इंदिरा गांधी राजनीति में नई हैं, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उन्हें गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत जल्द साबित कर दिया कि वो किसी के इशारों पर चलने वाली नहीं है। उन्होंने सिंडिकेट यानी उन पुराने नेताओं को दरकिनार करना शुरू किया। 1969 में उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और प्रीवी पर्स को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया। ये वो कदम थे जिन्होंने उन्हें आम जनता के बीच एक मसीहा बना दिया। 1971 के इलेक्शन में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और भारी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लौटी। इसी साल पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी अब अपनी पावर के पीक पर थीं। उन्हें दुर्गा कहा जाने लगा। वो इंडिया की सबसे ताकतवर लीडर बन चुकी थी और यहीं से चैप्टर 2 शुरू होता है। तूफान के पहले की खामोशी, द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। आमतौर पर कहते हैं ना कि हर चढ़ाई के बाद एक ढलान आती है। 1971 की बड़ी जीत के बाद 1973-74 तक आते आते देश के हालात बदलने लगे। 1971 के वॉर की वजह से इकोनॉमी पर बहुत बोझ पड़ा था। ऊपर से मॉनसून खराब होने की वजह से अकाल जैसे हालात थे। महंगाई आसमान छू रही थी और करप्शन के आरोप लगने शुरू हो गए थे। सबसे पहली चिंगारी भड़की गुजरात में, जहां स्टूडेंट्स ने हॉस्टल की मेस की बढ़ी हुई फीस को लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया। ये छोटा सा आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन बन गया। इसके बाद बिहार में भी स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। यही एंट्री हुई जयप्रकाश नारायण की यानी जेपी जी। जेपी ने इस आंदोलन को लीडरशिप दी और संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के सामने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देश में पहली बार ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में है। यहां से चैप्टर 3 शुरू होता है, द वर्डिक्ट,
that changed everything। इसी बीच 12 जून 1975 को वो धमाका हुआ जिसने इमरजेंसी की राह तैयार कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली इलेक्शन को अवैध करार दे दिया गया। आरोप यह था कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने न सिर्फ उनका चुनाव रद्द किया बल्कि उन पर 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। अब इंदिरा गांधी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो इस्तीफा दे देती और किसी और को पीएम चुन लिया जाता, या फिर वो सिस्टम से लड़ती। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ कंडीशनल स्टे मिला, जिसका मतलब था कि वो पीएम तो बनी रह सकती हैं लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती। विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा था और इस्तीफा देने का कोई इरादा इंदिरा जी बना नहीं रही थी। 25 जून 1975 की रात दिल्ली में सन्नाटा था, लेकिन पीएम हाउस में हलचल तेज थी। इंदिरा गांधी ने अपने खास सलाहकारों और बेटे संजय गांधी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। रात करीब 11:30 बजे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से एक पेपर पर साइन करवाए गए। यह इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाने का आदेश था। आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया और तर्क दिया गया कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है। मजे की बात यह है कि कैबिनेट मंत्रियों को भी इस फैसले की जानकारी अगली सुबह मिली। रात में ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर न छाप सके, और शुरू हुआ ऑपरेशन अरेस्ट। आधी रात को जेपी मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सैकड़ों नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी लगने के बाद देश का चेहरा बदल गया। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। आर्टिकल 21 जो हमें जीने का अधिकार देता है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत असीमित पावर मिल गई। किसी को भी बिना ट्रायल, बिना वकील और बिना बताए महीनों तक जेल में रखा जा सकता था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर खबर छपने से पहले सरकारी दफ्तर जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने इसके विरोध में अपनी एडिटोरियल पेज खाली छोड़ दिए। रेडियो और दूरदर्शन सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे थे। किशोर कुमार जैसे सिंगर्स के गानों पर बैन लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में गाने से मना कर दिया था। आम आदमी के मन में खौफ बैठ गया। दीवारों के भी कान होते हैं, यह मुहावरा उस वक्त सच साबित हो रहा था। अब इस कहानी के अगले चैप्टर पे आते हैं, संजय गांधी एंड द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इमरजेंसी के दौरान एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, संजय गांधी का। वो सरकार का हिस्सा नहीं थे लेकिन उनके पास प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर थी। उन्होंने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। इसमें सबसे विवादास्पद था नसबंदी अभियान यानी फोर्स स्टेरिलाइजेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चक्कर में पुलिस और अधिकारियों ने टारगेट पूरा करने के लिए बूढ़े, जवान और कुंवारे लड़कों तक की जबरदस्ती नसबंदी कर दी। दूसरा बड़ा मुद्दा था दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन। तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में सालों से रह रहे गरीबों की झुग्गियां ढहा दी गईं। जब लोगों ने विरोध किया तो उन पर गोलियां चलाई गईं। संजय गांधी की ये नीतियां जनता के बीच कांग्रेस की इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर रही थीं। लोग सरकार से नफरत करने लगे थे लेकिन बोलने की आजादी तो थी नहीं, तो खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। अगले चैप्टर की बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल हाईजैक। इमरजेंसी का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए नहीं बल्कि संविधान को बदलने के लिए भी किया गया था। 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसे आज भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके जरिए पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े गए। इंदिरा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि कानूनन उन पर कोई आंच न आए।
उन्होंने पीएम के इलेक्शन को कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि अब भारत में भी लोकतंत्र वापस नहीं आएगा। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने सबको चौंकाते हुए इमरजेंसी हटाने और चुनाव कराने का फैसला किया। शायद इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उन्हें बताया था कि वो फिर से जीत जाएंगी, या शायद वो दुनिया के सामने खुद की तानाशाह एक डिक्टेटर वाली इमेज को बदलना चाहती थी। 1977 के चुनाव भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव थे। जेल से छूटे हुए सभी विपक्षी दल एक साथ आए और जनता पार्टी बनाई गई। चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश दंग रह गया। कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और संजय गांधी भी अमेठी से हार गए। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी, जिसके पीएम बने मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले 44th अमेंडमेंट पास किया ताकि भविष्य में कोई भी पीएम अपनी मर्जी से इमरजेंसी न लगा सके। नियम बनाया गया कि इमरजेंसी तभी लगेगी जब आर्म्ड रेबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह हो और कैबिनेट की लिखित सलाह इसमें जरूरी होगी। इमरजेंसी का दौर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले सकें। यह हमें याद दिलाता है कि जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तो तानाशाही सर उठाती है। हमें अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना होगा। आज भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो वो काली यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हमें आज़ादी की कीमत बताती हैं। ये थी दास्तान भारत के उस डार्क फेज की जिसने हमें लोकतंत्र की असली अहमियत समझाई। इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पुरानी गलतियों को न दोहराएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देशबोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।